हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी रंज से इश्क भाग 42 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी पसंद आए तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल की गलियों में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही कोर्ट ने मृत्युंजय रनावत की पिटीशन को मंजूरी दी, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। वह केस जिसे 20 सालों से रसूख और सत्ता के नीचे दबाकर रखा गया था, आज अचानक जिंदा हो गया था। मीडिया के कैमरों की लाइटें, सोशल मीडिया पर उड़ती अफवाहें और राजनीति की गलियारों में होती खुसर फुसर। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर वह कौन सा राज है जो रघुवंशी खानदान की सफ़ेद चादर पर दाग लगाने वाला है। भोपाल शहर जिस रघुवंशी परिवार को इज्जत और मान मर्यादा का प्रतीक मानता था, आज उसी की नींव हिलती नजर आ रही थी। नई पीढ़ी जो 20 साल पहले पैदा भी नहीं हुई थी, वह इस केस की गहराई और मृत्युंजय रनावत के नाम से खौफ खा रहे थे। वही पुराने लोग जिन्हें धुंधली सी याद थी कि बरसों पहले कुछ भयानक हुआ था, वह अपनी आंखें और कान सिकोड़कर सच के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। हजारों सवाल थे पर जवाब सिर्फ 3 लोगों के पास था, मृत्युंजय रनावत, त्रिशा रघुवंशी और रणविजय रघुवंशी। केस की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट का इरादा साफ था, इस मामले को लटकाना नहीं बल्कि जल्द से जल्द खत्म करना है। जजों और वकीलों के बीच यह चर्चा आम थी कि 20 साल पुराने केस में सबूत जुटाना नामुमकिन होगा। कोर्ट को लग रहा था कि जब ठोस गवाह और सबूत ही नहीं बचेंगे तो केस वैसे भी बंद हो जाएगा। इसीलिए इसे फास्ट ट्रैक पर लाकर जल्दी निपटाना ही कानून और शहर की शांति के लिए बेहतर है। वहीं दूसरी ओर अंडरग्राउंड बेसमेंट की दीवारों पर रोशनी नाच रही थी। वेदांश राठौर अपने ड्रैगन मास्क के पीछे से मृत्युंजय को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने बराबर के प्रतिद्वंदी को तौलता है। दूसरे और सोफे पर विक्टर, शिव और अगस्त पत्थर की मूरत बने बैठे थे। हवा में इतना तनाव था कि उसे महसूस किया जा सकता था। वेदांश के मन में एक ही सवाल कौंध रहा था, सामने बैठा यह इंसान आखिर किस मिट्टी का बना है। उसे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी कि इस खौफनाक मास्क के पीछे कौन है। जहां दुनिया किंग का नाम सुनकर कांप जाती थी, वहां मृत्युंजय के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। मृत्युंजय ने अपनी बर्फीली आंखें वेदांश की आंखों में गरा दी और बेहद शांत पर बुलंद आवाज में बोलना शुरू किया। किंग, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे। सारी दुनिया आपके सामने झुकती होगी, माफिया वर्ल्ड आपके कदमों में होगा, पर मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हैं और आपकी पहुंच कहाँ तक है। मैं इसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मृत्युंजय थोड़ा और आगे झुका, उसकी आवाज़ अब और भी गहरी हो गई थी। वह बोला, विक्टर ने आपके बारे में मुझे बताया और जितना मैंने आपको अब तक समझा है, मुझे यही लगता है कि आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो एक माफिया किंग बनने के लिए ज़रूरी होता है। शायद इसलिए ये पूरी अंधेरी दुनिया आपके इशारों पर नाचती है, पर मेरी ज़रूरत आपसे अलग है। मृत्युंजय की मुट्ठियाँ भिज गई, जैसे वह अर्जुन रघुवंशी की गर्दन मरोड़ रहा हो। वह बोला, मुझे बस 2 चीज़ें चाहिए, मेरे पिता का वो मैजिक फार्मूला और वो चूहा अर्जुन रघुवंशी मेरे कदमों में। इन दोनों ही चीज़ों का लिंक सीधे तौर पर माफिया वर्ल्ड से जुड़ा है और मुझे पता है कि इस दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर आपके टेबल से होकर गुजरती है। मुझे आपकी मदद चाहिए, सौदा करने नहीं, इंसाफ पाने के लिए। जैसे ही मृत्युंजय ने अपनी बात खत्म की, पूरे हॉल में वेदांश की एक धमाके जैसी हंसी गूंज उठी। उस हंसी में सर्द सन्नाटा भी था और एक गहरा व्यंग भी। अगस्त और विक्टर की सांसें जैसे गले में ही अटक गई, पर मृत्युंजय की भवें जरा सी तन गई। वह अपनी बर्फीली नज़रों से वेदांश को शांत होकर देख रहा था। वेदांश ने अपनी हंसी रोकी और आगे झुककर अपनी आवाज़ को और भी गहरी और भारी कर लिया। वह कटाक्ष करते हुए बोला, मिस्टर मृत्युंजय रनावत, द ग्रेट एमजे, दुनिया तुम्हें इसी नाम से पुकारती है ना? बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह, जिसे इस साल का लग्जरी बिजनेस अवार्ड भी मिला है।
इतने बड़े खिलाड़ी होकर भी तुम अपने एक मामूली दुश्मन का पता नहीं लगा सकते। क्या तुम्हारी पहुंच इतनी कमज़ोर है कि तुम्हें मेरी मदद की भीख मांगनी पड़ रही है? और तुमको ऐसा क्यों लगता है कि किंग तुम्हारी मदद करेगा? मृत्युंजय के चेहरे पर एक सख्त और कड़वी मुस्कान उभरी। उसने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर आत्मविश्वास से वेदांश की आंखों में झांका। वह बेखौफ अंदाज में बोला, बेशक किंग ही मेरी मदद करेगा, वरना किंग को क्या जरूरत थी कि वह एक बिजनेस वर्ल्ड के इंसान से मिलने यहाँ तक आए। जरूर मुझ में कुछ तो खास होगा, तभी तो आपने मुझसे मिलने में दिलचस्पी दिखाई, वरना किंग किससे मिलता है? इतनी औकात तो शायद इस शहर में क्या पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। मृत्युंजय की इस बेबाकी ने हॉल में मौजूद शिव और विक्टर को भी हैरान कर दिया। वेदांश के चेहरे पर उस ड्रैगन मास्क के पीछे एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में मृत्युंजय के लिए सम्मान और भी गहरा हो गया। मृत्युंजय ने अपनी आवाज़ को और भी बुलंद किया और अपना असली कार्ड टेबल पर रख दिया। वह बोला, दूसरी बात किंग, मैं अपने पिता का मैजिक फार्मूला और उस अर्जुन रघुवंशी दोनों को ढूंढने की ताकत रखता हूँ, लेकिन मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। मेरा आज तक कभी भी माफिया लीग से कोई वास्ता नहीं रहा, और ये दोनों चीज़ें, वो फार्मूला और वह चूहा, अंडरवर्ल्ड और माफिया लीग से बुरी तरह जुड़ी हुई है। अर्जुन डार्क वेब के पीछे छिपकर खेल रहा है, वह अपनी लोकेशन बदल रहा है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि डार्क वेब के आप वह बेताज बादशाह है जिसके बनाए जाल को कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे वो तोड़ चाहिए। मृत्युंजय की आंखों में प्रतिशोध की आग दहक रही थी, जिसे देख वेदांश की नजरें सब कुछ समझ गई थी। मृत्युंजय ने गहरी आवाज में कहा, मुझे आपके साम्राज्य की ताकत चाहिए ताकि मैं उस चूहे को बिल से बाहर निकाल सकूं। वेदांश अपनी भारी कुर्सी पर थोड़ा और आगे झुका। उसके आपस में गूंधे हुए हाथ और ड्रैगन मास्क के पीछे से चमकती उसकी बर्फीली आंखें सीधे मृत्युंजय की आंखों में धसी हुई थी। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सबकी तेज चलती सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। वेदांश गहरी और गूंजती आवाज में कहा, इंटरेस्टिंग द ग्रेट एमजे, सच में तुम्हारी बातों ने मुझे कायल कर दिया। शायद सिर्फ तुम ही हो जो किंग के सामने इस बेबाकी से खड़े हो सकते हो, वरना इस शहर तो क्या पूरी दुनिया में किसी की औकात नहीं कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। और सही कहा तुमने, कुछ खास है तुम में, और वही खासियत मुझे यहाँ तक खींच लाई है। वेदांश के चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कान उभरी। वह बोला, लेकिन किंग कभी खाली हाथ सौदा नहीं करता। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का मैजिक फार्मूला और उस कीड़े अर्जुन रघुवंशी को तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में किंग को क्या मिलेगा? सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। भला किंग को कोई क्या ही दे सकता है? शिव समझ गया कि किंग अपनी बातों का माया जाल में मृत्युंजय को परख रहा है। अब सबको मृत्युंजय के जवाब का इंतजार था। मृत्युंजय के चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई सिकन। उसने अपनी ठंडी नजरें वेदांश से नहीं हटाई। वह धीरे से अपनी कुर्सी के आगे झुका और बेहद शांत और फौलादी आवाज में कहा, किंग, आप माफिया वर्ल्ड के भगवान हैं। दौलत, ताकत और हुकूमत, ये सब आपके जूतों की धूल है। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आप खरीद ना सके और अपनी ताकत से छीन न सके। इसलिए मैं आपको वो नहीं दूंगा जो आपके पास पहले से है। मृत्युंजय थोड़ा और आगे झुका और अपनी आवाज़ को फुसफुसाहट जैसी गहराई दी जो सीधे रूह को छू ले। वह बोला, मैं आपको अपना नाम और अपनी वफादारी दूंगा। दुनिया में किंग के बहुत से गुलाम होंगे, पर कोई बराबर का साथी नहीं होगा। जिस दिन आपको किसी ऐसे दीवार की ज़रूरत पड़ेगी जो गोलियों से नहीं बल्कि उसूलों से बनी हो, उस दिन मृत्युंजय रनावत आपके साथ खड़ा होगा। उसने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ आखिरी दाव खेला। मैं आपको वो क्लीन चिट दूंगा जो आपकी सल्तनत को डार्क वेब के अंधेरे से निकालकर इस दुनिया की रोशनी में लेजिटिमेट बना देगी। क्या किंग को एक वफादार साथी और एक बेदाग पहचान से बढ़कर भी कुछ चाहिए? हॉल में छाया सन्नाटा से अगस्त और विक्टर के पसीने छूट गए। मृत्युंजय ने सीधे किंग को पार्टनरशिप और बेदाग पहचान का ऑफर दे दिया था। जैसे ही मृत्युंजय के शब्द हवा में थमे, पूरे बेसमेंट में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे सुई गिरने की आवाज़ भी चिढ़ सकती थी। वेदांश राठौर, जो अब तक एक पत्थर की मूर्त बना बैठा था,
हैरानी से मृत्युंजय को देखता ही रह गया। पहली बार उसकी जिंदगी में कोई शख्स उसके सामने खड़ा था जिसे न सिर्फ उसकी आंखों में झांका बल्कि अपनी शर्तों पर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वेदांश के चेहरे पर एक तिरछी जानलेवा पर प्रभावित करने वाली मुस्कान आई। उसने धीरे से अपनी कुर्सी के हथों पर अपनी पकड़ ढीली की और गहरी और गूंजती आवाज में कहा, इंटरेस्टिंग। वाकई मिस्टर रनावत, दुनिया तुम्हें द ग्रेट एमजे गलत नहीं कहती। इम्प्रेसिव। तुम्हारी वफादारी ही तुम्हारी असली ताकत है और तुम्हारे वसूल, तुम्हारा वो पागलपन ही तुम्हारी पहचान है। वेदांश की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी, जैसे उसने अपने बराबर का कोई योद्धा ढूंढ लिया हो। वेदांश ने कहा, सच कहूँ एमजे, तो मैं यहाँ यही सोच कर आया था कि अगर मुझे तुम्हें कुछ भी दिलचस्प नहीं लगा तो मैं तुम्हें यहीं इसी वक्त अपनी गोलियों से छलनी कर दूंगा। लेकिन आज सचमुच किंग यह स्वीकार करता है कि यू आर द ग्रेट एमजे। यह सुनते ही मृत्युंजय के चेहरे पर एक सख्त पर मयूर मुस्कान उभरी। उसे अपनी मौत का डर कभी नहीं था, पर किंग के मुंह से यह सम्मान पाना उसके मिशन की पहली जीत थी। अगस्त और विक्टर के चेहरे पर छाई दहशत अब राहत में बदलने लगी थी। वेदांश थोड़ा और आगे झुका। उसकी आवाज़ में अब एक शिकारी का जुनून था। वह बोला, वादा रहा, किंग का वादा। वो चूहा अर्जुन रघुवंशी कहाँ छिपा है ये मैं ढूंढ निकालूंगा और उसे घसीटते हुए तुम्हारे कदमों में ला दूंगा। और रही बात उस मैजिक फार्मूले की, तो माफिया वर्ल्ड के बाजार में दवाइयों और नसों का अंबार लगा है। मैजिक फार्मूले के नाम पर कई चीज़ें बिक रही है, पर तुम्हारा असली फार्मूला कौन सा है ये सिर्फ अर्जुन की चीखें ही बता पाएंगी। वेदांश ने अपनी मेज पर रखा एक काला चाकू उठाया और उसे तेजी से मेज पर गाड़ दिया और कहा, बहुत जल्द मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। तब तक अपनी अदालत सजा लो एमजे, क्योंकि जब किंग किसी का शिकार करता है तो वह जिंदा तो रहता है पर मौत की भीख मांगता है। वह अपनी कुर्सी से उठा और जैसे ही जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा, अचानक पूरा हॉल एक बार फिर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज़ भी भारी लगने लगी। तभी पीछे से मृत्युंजय की फौलादी आवाज़ गूंजी। वह गंभीर स्वर में कहा, किंग, मेरे डैड का फार्मूला कोई आम फार्मूला नहीं है। उसे पहचानना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उस फार्मूले में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। यह सुनते ही वेदांश के सधे हुए कदम वहीं ठिठक गए। वो धीरे से पलटा और उसकी नज़रें मृत्युंजय की आंखों में धंस गई। बगल में खड़ा शिव भी बुरी तरह चौंक गया था। वेदांश सख्त आवाज़ में पूछा, मतलब? मृत्युंजय ने एक गहरी और बोझिल सांस ली और कहा, किंग, मेरे डैड ने जब वो फार्मूला बनाया था तो वह एक साथ कई जानलेवा बीमारियों का खात्मा कर सकता था, लेकिन उन्होंने उस स्ट्रक्चर में एक ऐसा ट्रैप डाला था कि अगर कोई गलती से भी उसे बदलने की कोशिश करे तो वह दवा एक खतरनाक वायरस में बदल जाती है। एक ऐसा वायरस जो जिंदगियां बचाने के बजाय उन्हें पल भर में खत्म कर देता है। एक छोटा सा तत्व हजारों लोगों की जान ले सकता है। मृत्युंजय के मुंह से वायरस और स्ट्रक्चर बदलने की बात निकलते ही वेदांश का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। उसकी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच गई कि दस्ताने फटने को तैयार थे। शिव ने घबराकर वेदांश की तरफ देखा। वेदांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। पलक झपकते ही उसके सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में चमकता हुआ मन्नत का मासूम चेहरा नजर आया। उसे वो मंजर याद आ गया जब वैभव ने मन्नत की गर्दन में उस वायरस वाला इंजेक्शन इंजेक्ट किया था। कैसे मन्नत उसकी गोद में तड़पी थी, कैसे उसकी सांसें उखड़ रही थी और वेदांश बेबस होकर अपनी जान को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देख रहा था। उस वक्त वह कितना बेबस और लाचार हो गया था। जैसे वो यादें दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। वेदांश ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अब काली नहीं बल्कि खौफनाक और गहरी लाल हो चुकी थी। उसकी लाल होती आंखें और सख्त होते चेहरे को देखकर शिव का गला सूख गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और हैरानी भरी आवाज़ में पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रनावत? क्या आपका मतलब है कि आपके पिता के बनाए उस फार्मूले का स्ट्रक्चर बदलते ही वह एक खतरनाक वायरस बन जाता है? मृत्युंजय बेहद शांत और गहरी आवाज़ में कहा, बेशक वह फार्मूला इतना खास इसलिए है क्योंकि यह दोनों तरफ से काम करता है। अगर उसका स्ट्रक्चर बदल दिया जाए तो यह मौत का पैगाम बन जाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी भी बड़ी बीमारी के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन जीवन दान हो सकता है।
इसलिए मेरे डैड ने उसे मैजिक फार्मूला का नाम दिया था। शिव ने कांपती नजरों से वेदांश की ओर देखा। भले ही वेदांश के चेहरे पर एक खौफनाक ड्रैगन मास्क था, लेकिन उसकी लाल आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। मृत्युंजय ने भी गौर किया। वो हल्का सा भव्य सिकुड़ते हुए पूछा, किंग, क्या आप इस वायरस के बारे में पहले से कुछ जानते हैं? हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी वेदांश की ठंडी और बर्फीली आवाज़ गूंजी। वह सख्त लहजे में कहा, एमजे, बहुत जल्द तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो तुम्हारे सामने अर्जुन रघुवंशी होगा और उसके साथ तुम्हारा जवाब भी। बिना पीछे मुड़े वेदांश अपने सधे हुए कदमों से बाहर की ओर निकल गया। उसके पीछे शिव भी तेज कदमों से चला गया। कुछ ही मिनटों बाद बेसमेंट की दीवारों को कांपते हुए आसमान में एक तेज गर्जना हुई। वेदांश का प्राइवेट जेट उस वीरान इलाके की जमीन को छोड़कर बादलों को चिरता हुआ निकल गया। जैसे ही उसकी जेट आसमान की ऊंचाइयों में ओझल हो चुका था, पर उस अंडरग्राउंड हॉल में अभी भी उसकी मौजूदगी का खौफनाक सन्नाटा पसरा था। मृत्युंजय ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों के बीच दबा लिया। धुएं के छल्ले हवा में तैर रहे थे और उसके पत्थर जैसे सख्त चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। तभी अगस्त ने परेशानी के साथ पूछा, एमजे, तुमने देखा? जैसे ही तुमने उस वायरस और स्ट्रक्चर की बात की, किंग की आंखों का रंग ही बदल गया और वह शिव, उसका तो जैसे गला ही सूख गया था। मुझे डर है एमजे, कहीं किंग हमें डबल ट्रैप तो नहीं कर रहा है? क्या पता वो खुद उस फार्मूले को अपने कब्जे में करना चाहता हो। तभी विक्टर गंभीर आवाज में कहा, नहीं अगस्त, तुम किंग को नहीं जानते। माफिया वर्ल्ड की बुनियादी जुबान और भरोसे पर टिकी होती है, और जहाँ बात किंग की हो वहाँ भरोसे पर सवाल उठाना खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा है। किंग को पूरे अंडरवर्ल्ड को जवाब देना पड़ता है और वो कभी अपनी जबान से नहीं मुकरेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस वायरस के बारे में उन्हें कुछ मालूम हो। मृत्युंजय ने सिगरेट का एक लंबा कस लिया और धुएं को छोड़ते हुए अपनी बर्फीली नजरें अगस्त पर टिका दी। वो सर्द और खौफनाक आवाज में कहा, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि किंग क्या सोचता है, क्या करता है या उसका क्या इतिहास है। मेरा मकसद बिल्कुल साफ है, मुझे अर्जुन रघुवंशी चाहिए और मेरे पिता का वो मैजिक फार्मूला। मृत्युंजय ने सिगरेट को अपने जूते के नीचे कुचल दिया और गंभीर होकर कहा, अगर किंग ने मेरे साथ डबल गेम खेलने की कोशिश की तो वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती करेगा। अगर मैं उसे अपनी वफादारी सौंपने का दम रखता हूँ तो अपने पिता की विरासत के लिए मैं उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटूँगा। मेरे लिए मेरे पिता का सम्मान और उनका मैजिक फार्मूला ही सबसे ऊपर है, चाहे सामने दुनिया का किंग ही क्यों ना खड़ा हो। वहीं रनावत मेंशन की लॉबी में सन्नाटा पसरा था। नैना सोफे पर उदास बैठी थी। पास ही अदिति, सौर, वीर और काव्या, नायरा उसे घेरे हुए थे। सभी उससे मिलने आए थे। रनावत परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं था। नैना का उतरा हुआ चेहरा देख सबका दिल भारी हो गया था। नैना ने उन्हें अपनी 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट शादी वाली बातें बता दिया था। सभी खामोश थे। हालांकि सौर और वीर को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मृत्युंजय की मजबूरी और सच के आगे उनका गुस्सा होना बेकार था। तभी नैना गंभीर होकर बोली, मैं जानती हूँ भाई, वो भी मुझे खोना नहीं चाहते, पर विक्टर का एहसान उन पर इतना बड़ा है कि वे अपना वादा नहीं तोड़ सकते। और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे मिस्टर रनावत अपनी जबान के कच्चे निकले, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं कि हमारा रिश्ता ना टूटे और उन्हें मोना से शादी ना करनी पड़े। तभी अदिति ने गुस्से में कहा, उस मोना को दिखाई नहीं देता क्या? वो देख नहीं सकती कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हो? उसे खुद पीछे हट जाना चाहिए। तभी एक आवाज़ आई, क्योंकि वो भी एमजे से प्यार करती है अदिति, बचपन से। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अगस्त अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देखते ही अदिति के चेहरे पर एक पल के लिए चमक आई। वहीं अगस्त भी उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, मोना तब से एमजे से प्यार करती है जब वो पहली बार उसके घर गया था। वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाली। वो बहुत जिद्दी है, खासकर अपनी चीज़ों और अपने हक के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तभी सौर ने कहा, क्यों ना हम विक्टर से बात करें, वह तो समझेंगे ना। अगस्त ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सौर, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।
विक्टर मान भी जाए पर मोना नहीं मानेगी। वह बार बार एमजे को उसके वादे के लिए ट्रिगर करेगी, उसे एहसान तले दबाएगी और एमजे जैसे इंसान को अपनी जबान निभानी ही पड़ेगी। एमजे अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। वीर ने मुठ्ठियां भींच ली और कहा, तो क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अगस्त ने कहा, हमें कुछ और सोचना होगा, कुछ ऐसा जिससे मोना खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाए और एमजे का वादा भी ना टूटे। अगस्त की बातें सुनकर सभी गंभीर हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोना आखिर क्यों इस रिश्ते से पीछे हटेगी जब वो अपने एमजे के लिए पागल है। सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देख अगस्त के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई और बोला, एक उपाय है। सभी उम्मीद से अगस्त को देखने लगे। तभी नैना पूछी, अगस्त जल्दी बताओ क्या उपाय है? अगस्त का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और सबकी ओर देखा। उपाय तो है, लेकिन ये काम करेगा या नहीं इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह आग से खेलने जैसा है। अदिति झुंझुलाकर बोली, अरे बाबा, पहले आइडिया तो बताओ, फिर तय करेंगे कि आग से खेलना है या पानी से। सस्पेंस मत बनाओ। अगस्त ने अपनी नज़रें उससे हटाई और सधे हुए लहजे में बोला, अगर मोना को किसी और से प्यार हो जाए तो? यह सुनते ही जैसे कमरे की हवा थम गई। सौर, वीर और काव्या एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। नैना तो जैसे पत्थर की मूर्त ही बन गई। वो हैरानी से बोली, ये कैसे मुमकिन है अगस्त? अभी तो तुमने खुद कहा कि वो मिस्टर अनावत को लेकर कितनी पॉजिटिव है। वो 18 साल से उनका इंतजार कर रही है। उसे किसी और से प्यार कैसे हो सकता है? अगस्त ने सोफे पर बैठते हुए अपनी बात को गहराई से समझाना शुरू किया। वह बोला, देखो, मोना को पता है कि एमजे उससे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ एक जिम्मेदारी और वादे के नीचे दबा हुआ है। लेकिन मोना के अंदर भी एक औरत है जो चाहती है कि उसे कोई सच में प्यार करे। अगर उसके दिल में यह एहसास जगा दिया जाए कि उसका प्यार एक तरफा है और एमजे उसे कभी वो जगह नहीं देगा जो नैना भाभी की है, और ठीक उसी वक्त उसे कोई ऐसा मिले जो उसे शिद्दत और जुनून से प्यार करे, तो उसका मन बदल सकता है। सबके चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई। नैना ने संदेह के साथ पूछा, लेकिन अगस्त, ऐसा कौन होगा जो जानते बुझते उस जिद्दी मोना से प्यार करने का नाटक करेगा? और अगर उसे पता चल गया कि यह सब एक प्लान है तो वो एमजे को छोड़ने की बजाय और भी ज़्यादा पागल हो जाएगी। अगस्त एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, प्यार का नाटक नहीं नैना, प्यार का एहसास। हमें उसे ये यकीन दिलाना होगा कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसके लिए मोना ही उसकी पूरी दुनिया है। अगस्त की बातों ने हॉल में एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी थी। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे क्योंकि सवाल पेचीदा था। मोना जैसी घमंडी, लग्जरी की शौकीन और बात बात पर तेवर दिखाने वाली लड़की को झेलना किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। तभी अदिति भड़कते हुए बोली, कोई फायदा नहीं है। ऐसा कोई लड़का इस दुनिया में नहीं मिलने वाला जो जानते बुझते अपनी सामत को दावत दे। मोना एक नंबर की घमंडी और इगोस्टिक लड़की है। उससे प्यार करने का मतलब है अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाना। वीर भी हैरानी से कहा, बिल्कुल सही कह रही हो अदिति। किसी लड़के का दिमाग ही खराब होगा जो उस मोना से प्यार करने का सोचेगा। मुझे नहीं लगता कि यह प्लान जरा सा भी काम करेगा। हमें कुछ और ही सोचना होगा, क्योंकि कोई भी समझदार लड़का उस लड़की पर अपना दाव क्यों खेलेगा। जैसे ही वीर के मुंह से ये शब्द निकले, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नैना, अदिति, अगस्त, सौर और काव्या, सबकी नज़रें धीरे धीरे वीर की तरफ घूमने लगी। सबकी निगाहों में एक अजीब सी चमक और शरारत थी। वीर ने जब महसूस किया कि कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि सब उसे ही घूर रहे हैं, तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो हकलाते हुए बोला, क्या क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? अगस्त के चेहरे पर एक धीरे से मुस्कान उभरी। वह आगे झुककर वीर की आंखों में आंखें डाली और कहा, वीर, तुमने अभी क्या कहा कि किसी का दिमाग खराब होना चाहिए, और तुम तो वैसे भी अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? वीर के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उसे फांसी की सजा सुना दी हो। वो समझ गया था कि यहाँ मौजूद सभी शातिर दिमागों ने मिलकर उससे बलि का बकरा चुन लिया है। तभी सौर ने वीर के कंधे पर हाथ रखा और बड़े दार्शनिक अंदाज में समझाना शुरू किया, देखो भाई, लॉजिक समझो। यहाँ हम सब सेटल है, बस तू ही इकलौता कुंवारा शेर बचा है,
और वैसे भी मोना को देख, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, स्टाइलिश और काफ़ी हॉट एंड सेक्सी भी है। जैसे ही सौर के मुंह से सेक्सी शब्द निकला, हॉल का तापमान अचानक गिर गया। बगल में बैठी काव्या की गर्दन किसी मशीन की तरह धीरे से उसकी तरफ घूमी। उसकी आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे। सौर हकलाते हुए कहा, मेरा मेरा मतलब था कि वो काफ़ी प्रेजेंटेबल है। काव्या, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? मैं तो बस वीर को मोटिवेट कर रहा था। सौर की आवाज़ गले में ही अटक गई थी। काव्या ने अपनी भवें सिकोरी और उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हो, घर चलो, फिर बताती हूँ कि कौन सेक्सी है। वीर ने मौका ताड़ लिया और मजे लेते हुए बोला, वाह भाई, आपको तो काव्या भाभी जैसी सीधी सादी घरेलू लड़की मिली और मेरे लिए आप हॉट एंड सेक्सी मोना के सपने देख रहे हैं। भाभी देख लो, भाई की पसंद अब बदल रही है। काव्या गुस्से में बोली, सही कहा आपने। और आप सौर, अपनी यह बेशर्मी वाली सलाह अपने पास ही रखिए। क्या उस घमंडी लड़की को मैं अपनी देवरानी बनाऊंगी जो सुबह से शाम तक सिर्फ आईना देखती है? अगस्त ने हंसते हुए बीच बचाव किया और कहा, चलो छोड़ो ये सब, अब सौर की सामत मत लाओ। मुद्दा यह है कि वीर, तुम भाभी के लिए रिस्क ले सकते हो। हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सच कहूँ तो मोना बुरी नहीं है, बस उसने एमजे के इंतजार में खुद को पत्थर जैसा बना लिया है। अगर उसे सही मायने में कोई वैल्यू दे तो वो बदल सकती है। अगर तुम अपनी ये रघुवंशी वाली पर्सनैलिटी दिखाओगे तो वह पक्का पिघल जाएगी। सबकी बहस के बीच वीर की नज़र नैना पर पड़ी, जो अब तक बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तभी वीर ने पूछा, गुड़िया, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ नहीं कहोगी? नैना गहरी सांस लेकर बोली, नहीं भाई, कोई भी काम जबरदस्ती नहीं किया जाता। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप मेरी खुशियों के लिए अपनी लाइफ के साथ समझौता करें। मुझे किसी का आइडिया पसंद नहीं है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नैना की आवाज़ भारी हो गई और उसकी पलकों पर आंसू तैरने लगे। अपनी छोटी बहन को इस तरह टूटते देख वीर का कलेजा मुंह को आ गया। उसने नैना की हथेलियों को अपने हाथों में थामा और एक शरारत मुस्कान के साथ कहा, पगली, रोती क्यों है? इतनी भी बुरी नहीं होगी वह। क्या पता मेरे प्यार में सुधर जाए। यह सुनते ही पूरे हॉल में जैसे रोशनी लौट आई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। नैना हैरानी से पूछी, भाई, आर यू सीरियस? बहुत टेढ़ी खीर है वो मोना। वीर कॉलर ऊंचा करते हुए कहा, तो तुम्हारा भाई कौन सा सीधा है? वो टेढ़ी खीर है तो मैं भी टेढ़ी जलेबी हूँ। देख लेना, अपने प्यार के चक्कर में उसे ऐसा सीधा करूँगा कि वो खुद कहेगी, वीर, मुझे एमजे नहीं तुम चाहिए। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वीर ने हामी तो भर दी थी, पर उसके चेहरे पर छाई 12 बजती हुई टेंशन साफ बता रही थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और जोखिम भरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उसने एक लंबी और ठंडी सांस ली और बड़ी मासूमियत और घबराहट के साथ कहा, देखो गाइस, मान तो मैं गया हूँ, पर मुझे ये प्यार वार के बारे में रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं है। सच कहूँ तो मैंने आज तक किसी लड़की से फ्लर्ट भी नहीं किया है। कॉलेज से लेकर अब तक कितनी ही लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रही, पर मैंने पलट कर किसी को देखा तक नहीं। मुझे समझ ही नहीं आता है कि लड़कियों से बात कैसे शुरू करते हैं। तुम सब तो सेटल हो, तो मुझे थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वरना पता चला कि मैं पहले ही सीन में फेल होकर घर वापस आ गया हूँ। वीर की यह बातें सुनते ही पूरे हॉल में ठहाकों की गूंज उठी। सौर और अगस्त तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहे थे। तभी अगस्त शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, फिक्र मत करो वीर, मैं दूंगा ना तुझे ट्रेनिंग। मैं इसमें उस्ताद हूँ। यकीन ना आए तो अपनी बहन अदिति से पूछ लेना, मैं कितना शानदार ट्रेनर हूँ। यह सुनते ही अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अगस्त को ऐसी नज़र से देख रही थी जैसे कह रही हो, बेशरम, सबके सामने ये क्या बोल रहे हो। तभी नैना हंसते हुए बोली, हो गया तुम सबका एक दूसरे की टांग खींचना, अब बस भी करो। नैना ने वीर का हाथ अपने हाथों में लिया और बेहद संजीदगी से बोली, भाई, कल रनावत मेंशन में बहुत बड़ी महापूजा है। मेरे ठीक होने और केस खुलने की खुशी में दादी ने इसका आयोजन किया है। आप सब लोग यहाँ सादर आमंत्रित हैं। यहीं पर आपकी मुलाकात मोना से होगी। खैर, आपने उसे देखा तो कई बार है, लेकिन इस बार मुलाकात कैजुअल नहीं होगी, बल्कि यह होगा आपका मिशन मोना का पहला राउंड। नैना ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ते हुए वीर को चिढ़ाया, लेकिन भाई प्लीज़ थोड़ा संभल कर,
क्योंकि आपकी एक्टिंग सच में बहुत ख़राब है। कहीं ऐसा ना हो कि मोना को पहले ही पल में शक हो जाए कि हम सब कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। वीर ने नैना का वो सिकुड़ा हुआ मुंह देखा और जोर जोर से हंसने लगा और साथ में सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। लॉबी में गूंजती हंसी अभी थमी भी नहीं थी कि एक भारी आवाज़ ने सबको अपनी जगह पर जमने पर मजबूर कर दिया। क्या हो रहा है यहाँ? सबने गर्दन घुमाकर देखा। सीढ़ियों के पास मृत्युंजय रनावत खड़ा था। कोट उतरा हुआ, शर्ट की आस्तीनें मुड़ी हुई और हाथ पैंट की जेबों में। उसकी गहरी और पैनी आंखें हॉल में मौजूद हर शख्स को ऐसे टटोल रही थी जैसे कोई जासूस किसी जुर्म की जगह का मुआयना कर रहा हो। नैना की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वह जबरदस्ती एक फीकी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, मिस्टर रनावत, आप आ गए। देखिए, ये सभी आपसे मिलने के लिए ही बैठे थे। हम सब बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। मृत्युंजय ने एक ठंडी और बेरुखी भरी नज़र सौर और वीर पर डाली। उसकी आंखों में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। वह सख्त लहजे में कहा, मुझे किसी से भी मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है स्वीटहार्ट। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा था, ना कि यहाँ महफिल सजाने को। मृत्युंजय धीरे धीरे चलकर नैना के करीब आया। उसने नैना की कलाई पकड़ी और उसे ऊपर ले जाने के लिए इशारा किया। उसकी नफरत रघुवंशियों के लिए आज भी वैसी ही थी जितनी पहले थी। मृत्युंजय ने अगस्त की तरफ देखते हुए कहा, अगस्त, तुम इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। मुझे थकान है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तभी नैना बोली, प्लीज़ मिस्टर रनावत, बस थोड़ी देर। आप चलिए, मैं आती हूँ। मृत्युंजय ने एक गहरी नज़रों से उसे देखा और धीरे से नैना की कलाई छोड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद हॉल में एक भारी सन्नाटा छा गया था, पर सौर और वीर के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वे जानते थे कि मृत्युंजय के सीने में नफरत की जो आग जल रही है, उसका धुआं अभी इतनी जल्दी नहीं छटेगा। आखिर 20 सालों का जख्म जो था। वीर नैना का माथा चूमते हुए कहा, पगली, तू उदास मत हो। हमें मिस्टर रनावत की बातें जरा सी भी बुरी नहीं लगी। उन पर जो गुजरी है उसके बदले अगर हमारे लिए उनके दिल में नफरत है भी तो वो बहुत कम है। जिस दिन उन्हें सारा सच पता चलेगा वो खुद हमें गले लगाएंगे। फिलहाल तुझे वाकई रेस्ट करने की ज़रूरत है। और एक गहरी और लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, और मुझे अपने मिशन मोना की तैयारी की। सब एक दूसरे से मिले और धीरे धीरे रनावत मेंशन से रुखसत हो गए। अगस्त ने भी अदिति को आंखों ही आंखों में अपने साथ चलने को कहा। अब हॉल में सिर्फ नैना अकेली रह गई थी। वह मन ही मन बोली, कहीं मिस्टर रनावत ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। उनका दिमाग और कान दोनों बहुत तेज चलते हैं, बिल्कुल दीवारों की तरह। अगर उन्हें मिशन मोना के बारे में जरा भी शक हुआ तो पता नहीं क्या ही करेंगे। जैसे ही नैना कमरे में दाखिल हुई, उसने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई। कमरे में सन्नाटा था। मृत्युंजय कहीं नजर नहीं आ रहा था। नैना ने मन ही मन कहा, अभी तो ऊपर आए थे, अब कहाँ गायब हो गए। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वह बोली, लगता है मिस्टर रनावत फ्रेश हो रहे हैं। यह कहते हुए नैना दबे पाँव वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मृत्युंजय ने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था, यह सोचकर कि नैना तो अभी नीचे अपने भाइयों के साथ मशगूल होगी। नैना ने धीरे से झांका, शावर चल रहा था। मृत्युंजय अपनी दोनों हथेलियां दीवार पर टिकाए, सिर झुकाए पानी की बौछारों के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और पानी उसकी कसरती पीठ से होता हुआ नीचे गिर रहा था। नैना उसे देखती रही और बुदबुदाई, मेरे पति तो बड़े हॉट है, पर क्या ही फायदा, न खुद पास आते हैं न मुझे आने देते हैं। फिर अचानक उसे याद आया कि कैसे आज उसने एक किस मांगा था और मृत्युंजय बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गया था। नैना के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उसने सोचा, अब देखती हूँ कैसे भागते हैं। अगर भागने का ख्याल भी आए तो कम से कम बाथरूम से बाहर तो बिना कपड़ों के नहीं भाग पाएंगे। उसने बहुत ही सावधानी से मृत्युंजय का बाथरूम रोब और तौलिया वहाँ से हटा दिया और दबे पाँव शावर की तरफ बढ़ने लगी। अभी नैना 2 कदम ही चली थी कि पानी की गूंज से बीच मृत्युंजय की भारी और अधिकारपूर्ण आवाज़ गूंजी। वह आंखें बंद किए ही बोला, स्वीटहार्ट, बाहर निकलो यहाँ से, दिखाई नहीं देता कि मैं नहा रहा हूँ। नैना के कदम वहीं ठिठक गए। वो हैरान रह गई कि आंखें बंद होने और पानी के शोर के बावजूद इस इंसान को उसके होने का एहसास कैसे हो गया। पर आज नैना भी हार मानने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी हिचकिचाहट को झटक दिया और एक कदम और करीब बढ़ी।
और शरारत से बोली, मिस्टर रनावत, मुझे भी नहाना है आपके साथ। मृत्युंजय ने अभी अपनी आंखें नहीं खोली थी, पर उसके चेहरे की मांसपेशियों में एक खिंचाव आ गया। वह जानता था कि नैना उसे ट्रिगर कर रही है। वह सख्त लहजे में कहा, स्वीट हार्ट, अपनी हदें मत भूलो। चुपचाप बाहर निकलो, वरना धक्के मारकर बाहर निकालूं या खुद उठाकर बाहर फेंक दूं। नैना ने एक गहरी सांस ली और शावर के घेरे में घुस गई। पानी की कुछ बूंदें उसके कपड़े को भिगोने लगी थी। उसने मृत्युंजय की कमर पर पीछे से धीरे से हाथ रख दिया और बोली, कोशिश करके देखिए मिस्टर रनावत, आज मैं हिलने वाली नहीं हूँ। शावर के नीचे नैना को अपने इतने करीब देखकर मृत्युंजय का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। पानी की बूंदें उन दोनों के बीच एक धुंधली दीवार बना रही थी। मृत्युंजय को अचानक वह रात याद आ गई जब वह नशे की हालत में उसके बेहद करीब गया था। आज का मंजर भी बिल्कुल वैसा ही था, पर फर्क इतना था कि आज दोनों पूरी तरह होश में थे। मृत्युंजय की सांसें भारी होने लगी। उसने अपनी आंखें खोली, जो अब पानी की वजह से नहीं बल्कि जज्बातों की वजह से लाल हो रही थी। उसने खुद को पत्थर जैसा सख्त दिखाने की कोशिश की और भारी और ठंडी आवाज़ में कहा, स्वीट हार्ट, बाहर निकलो यहाँ से, होश में आओ। देखो, तुम्हारा मेरे करीब होना ठीक नहीं है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। नैना धीमी और नशीली आवाज़ में बोली, क्या ठीक नहीं है? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और वैसे भी रोमांटिक होने के लिए हमेशा प्यार होना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक इच्छा ही काफ़ी होती है। उसकी बेतुकी बातें सुनकर मृत्युंजय को एक पल के लिए लगा कि वो अपना सिर दीवार पर दे मारे। वो समझ गया था कि नैना आज आर पार की जंग के मूड में है और इतनी आसानी से तो वॉशरूम से बाहर नहीं जाने वाली। शावर की गिरते बूंदों के बीच उसने नैना की आंखों में देखा और एक गहरी थकी हुई सांस ली। उसने झटके से शावर बंद किया और वह जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, नैना ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए और एक विजयी मुस्कान के साथ उसका रास्ता रोक लिया और चुनौती देते हुए बोली, मिस्टर रनावत, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या आप इसी हाल में बाहर निकलेंगे? बाथरूम रोब और तौलिया तो मैंने हटा दिया है, मौका भी है और दस्तूर भी। एक खूबसूरत लड़की आपके सामने है तो फिर इतने नखरे क्यों? बाहर जाकर दिखाओ तो जानूं। नैना को लगा था कि उसने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया है, पर वह भूल गई थी कि वह द ग्रेट एमजे के साथ खेल रही है। मृत्युंजय के चेहरे पर एक तिरछी और गहरी मुस्कान उभरी। वह धीमी आवाज़ में कहा, मुझे मालूम है स्वीट हार्ट, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, इसलिए मैं हमेशा एक कदम आगे की सोचता हूँ। नैना कुछ समझ पाती उससे पहले ही मृत्युंजय ने बेसिन के नीचे बने एक गुप्त ड्रॉअर को खोला। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि वहाँ एक एक्स्ट्रा बाथरूम रोब और 2 ताज़ा तौलिया सलीके से रखे हुए थे। नैना को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मृत्युंजय ने वॉशरूम के अंदर भी बैकअप रखा होगा। मृत्युंजय ने बड़े आराम से रोब निकाला और उसे पहनते हुए नैना के करीब से गुजरा। उसने नैना के कान के पास झुककर हौले से फुसफुसाया, अगली बार कुछ बेहतर प्लान करना स्वीट हार्ट, फिलहाल बाहर आ जाओ। वो शान से वॉशरूम से बाहर निकल गया। नैना वहीं खड़ी पैर पटकती रह गई। उसका पूरा प्लान फुस हो गया था। वो गुस्से में बोली, अकरू कहीं के पत्थर दिल इंसान, खुद को समझते क्या है? मैं भी देखती हूँ कब तक मुझे किस नहीं देते। वहीं भोपाल के बड़े झील के किनारे, जहाँ शाम की ठंडी हवाएं पानी की लहरों से टकराकर एक संगीत पैदा कर रही थी, नैना अपनी घड़ी देखते हुए चहलकदमी कर रही थी। आसपास सन्नाटा था, पर हवा में एक अजीब सी कशिश घुली हुई थी। वह बरबराते हुए, ये अदिति भी ना, अभी तो कुछ देर पहले रनावत मेंशन में हम मिले थे, फिर अचानक ये मैसेज करके यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? इस लड़की का भी कुछ पता नहीं चलता, कब क्या कर बैठे। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर दूर दूर तक अदिति का कोई निशान नहीं था। झुंझुलाकर नैना ने अपना मोबाइल निकाला और अदिति को कॉल करने ही वाली थी कि पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी और ठहरी हुई आवाज़ गूंजी, तुम्हें अदिति ने नहीं, मैंने बुलाया है। आवाज़ सुनते ही नैना बिजली की तेज़ी से पलटी। सामने कुणाल खड़ा था, चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान और आंखों में एक ऐसी चमक जो नैना ने पहले कभी नहीं देखी थी। नैना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसे तो यकीन था कि कुणाल हमेशा के लिए भोपाल छोड़कर जा चुका है। वो हकलाते पूछी, कुणाल, तुम यहाँ? पर तुम तो भोपाल से जा चुके थे ना? कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया और एक कदम उसके करीब आया और धीमी आवाज़ में कहा,
जाना चाहता था पर जा नहीं पाया। नैरा बस एकटक उसे देखती रह गई। कुणाल ने धीरे से उसे पास की एक लकड़ी की बेंच पर बैठने का इशारा किया। वो भी जैसे किसी सम्मोहन में थी। वह चुपचाप बैठ गई और कुणाल को देखने लगी। कुछ पल तक सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दी। फिर कुणाल ने एक लंबी और गहरी सांस ली और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करूँ। सॉरी कि मुझे यहाँ तुम्हें बुलाने के लिए अदिति का सहारा लेना पड़ा। दरअसल मैं तुम्हें यह सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं अब भी यहीं हूँ तुम्हारे पास। कुणाल ने नैरा की आंखों में आंखें डाली, जहाँ अब हैरानी की जगह नमी तैर रही थी। कुणाल ने कहा, तुमने तो उस दिन अपने प्यार का इजहार कर दिया था, लेकिन वह सच बताकर तुमने मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। मैं प्लेन में बैठने ही वाला था कि मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दूर भाग रहा हूँ। नैरा की धड़कनें अब बेकाबू हो रही थी। क्या कुणाल भी वही कहना चाहता था जो वह सुनना चाहती थी? झील की लहरों का शोर अब नैरा के दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। उसकी आंखों में तैरती नमी धीरे धीरे गालों पर फिसलने को बेताब थी। कुणाल ने उसे इतनी गौर से देखा कि नैरा को अपनी रूह तक कांपती हुई महसूस हुई। कुणाल धीमी और रस्मी आवाज़ में कहा, अभी तो मैंने अपना दिल खोलकर रखा भी नहीं है नैरा, और तुम्हारी आंखों में ये नमी, क्या इतनी कमज़ोर हो तुम? नैरा रूंधे गले से बोली, प्लीज़ कुणाल, मैं तुम्हारा जवाब पहले से ही जानती हूँ। मैं उसे फिर से सुनकर अपने आप को और नहीं तोड़ना चाहती। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, पर मैं अपना दिल फिर से बिखरते हुए नहीं देख सकती। मुझे जाने दो। वह जैसे ही उठने की हुई, कुणाल के चेहरे पर एक फीकी पर सच्ची मुस्कान आई। उसने धीरे से नैरा का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाया और कहा, मैं जानता हूँ दिल टूटने का दर्द क्या होता है। मैंने उसे जिया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए नहीं बुलाया हूँ। सच तो यह है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के साथ तो आगे बढ़ना ही होगा, और जब मेरे सामने तुम जैसी लड़की हो जो मुझे मेरी कमियों के साथ जानती हो, तो मुझे किसी और के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। कुणाल ने नैरा की आंखों में गहराई से झांका और कहा, देखो, मैं यह झूठ नहीं कहूँगा कि मैं अभी इसी वक्त तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगूँगा, लेकिन मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। शायद तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे इस निस्वार्थ प्यार को देखकर मुझे भी तुमसे प्यार हो जाए। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? यह सुनते ही नैरा के चेहरे पर जो चमक आई, उसने झील की चांदनी को भी फीका कर दिया। उसके दिल का बोझ जैसे पल भर में उड़ गया। वह बेहद खुशी से बोली, 100% कुणाल। कुणाल अपनी जगह से उठा और नैरा के सामने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, तो क्या तुम थामना चाहोगी इस कुणाल का हाथ? एक बार फिर सोच लो। प्यार में बहुत दर्द मिलता है और मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। नैरा ने बिना एक पल गवाए अपना हथेली कुणाल के गर्म हथेली में रख दिया। एक बिजली सी उनके जिस्म में दौड़ गई। वह बोली, मैं हर दर्द सहने के लिए रेडी हूँ कुणाल, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए। तुम्हारी परछाई बनकर भी रहूँगी तो मुझे मंजूर है। झील की लहरें अब जैसे कुणाल और नैरा के नए रिश्ते की गवाह बन रही थी। कुणाल ने धीरे से नैरा का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट नैरा के सीधे दिल तक पहुंच रही थी। वे दोनों शांत कदमों से चलकर झील के बिल्कुल किनारे जा बैठे, जहां पानी की हल्की फुहारें हवा के साथ उनके चेहरे को छू रही थी। नैरा के चेहरे पर जो चमक थी वह किसी कीमती हीरे से कम नहीं थी। वह बस एकटक कुणाल को देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि जिस इंसान के जाने के गम में वह टूट गई थी, वह आज उसके इतने करीब बैठा है। कुणाल ने झील के विस्तार को देखते हुए एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस ली। उसकी आवाज़ में अब वह पुरानी बेचैनी नहीं बल्कि एक ठहराव था। वह भावुक स्वर में कहा, जिंदगी हमें कहाँ से कहाँ ला देती है न नैरा। हम सोचते कुछ और है, योजनाएं कुछ और बनाते हैं, लेकिन किस्मत और कुदरत हमें वही देती है जो हमारे लिए सही होता है। मैं इस भोपाल में नैना के लिए आया था, अपनी उस अधूरी कहानी को पूरा करने, लेकिन देखो, किस्मत ने मुझे तुमसे मिला दिया। कुणाल ने थोड़ा मुड़कर नैरा की आंखों में झांका और कहा, अब जब मैं इस भोपाल से लौटूंगा तो खाली हाथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ लौटूंगा। मुझे अब अपनी किस्मत पर ज़्यादा भरोसा होने लगा है, क्योंकि उसने मुझे वो दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी, वो नहीं जो मैं मांग रहा था। नैरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए।
उसने बिना कुछ कहे अपना सिर धीरे से कुणाल के चौड़े कंधे पर रख दिया और धीमी और कांपती आवाज़ में बोली, और मुझे अपनी किस्मत से ज़्यादा तुम पर भरोसा है कुणाल। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। कुछ देर तक दोनों वहीं खामोश बैठे रहे, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए। वहीं भोपाल के सबसे पॉश इलाके में बने एक आलीशान नाइट क्लब के सामने एक चमचमाती कार आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और वीर रघुवंशी पूरे स्टेशन से बाहर निकला। ठीक उसी वक्त एक दूसरी कार सरसराती हुई आई और उसमें से अगस्त बाहर निकला। वीर ने घड़ी देखी और भव्य सिकोड़ कर अगस्त की ओर देखा और हैरानी से पूछा, तुमने मुझे इस वक्त इस शोर शराबे वाली जगह पर क्यों बुलाया है? अगस्त शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम अपने असली प्लान पर काम शुरू करें। वीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए पूछा, कैसा प्लान? और वो भी इस वक्त? अगस्त गंभीर होकर कहा, भूल गए, मिशन मोना। आज रात से इस मिशन का श्री गणेश हो रहा है। वीर ने एक लंबी अंगड़ाई ली और वासी लेते हुए बोला, अरे यार, सोने के टाइम पर तू मुझे मोना पुराण सुना रहा है। कल सुबह पूजा है, मैं उससे वहीं मिल लूँगा, अपना जलवा दिखाऊंगा और उसे इम्प्रेस भी कर लूँगा। पर अभी यहाँ क्यों? अगस्त ने कहा, यही तो तुम्हारी गलती है। मोना जैसी लड़कियों को एक दिन में नहीं पटाया जा सकता। उसके लिए तुम्हें हर पल हर मोड़ पर पापड़ बेलने पड़ेंगे और शुरुआत आज रात से ही होगी। वो इसी क्लब के अंदर है, जाओ और उसे कैजुअल तरीके से अपने तरफ खींचने की कोशिश करो। वीर ने क्लब के अंदर से आती तेज संगीत की आवाज़ सुनी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वह बोला, अंदर? वो तो मुझे देखते ही भड़क जाएगी, और वैसे भी मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता है, ये तो तुम जानते हो। अभी नहीं, कल सुबह रनौत मेंशन की पूजा में जो होना होगा होगा। मैं वहीं उससे मिलूंगा और जो कुछ भी जादू करना है वहीं शुरू करूंगा। अभी इस आधी रात को क्लब में घुसकर मैं क्या ही कर लूँगा। अगस्त ने अपनी बाहें सिकोड़ी और वीर को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वह किसी एलियन को देख रहा हो। वह हैरानी भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तुम सच में वीर रघुवंशी ही हो ना? इतना सख्त लौंडा होकर तू एक लड़की से ऐसे डर रहा है जैसे मैं तुझे सरहद पर बिना बंदूक के लड़ने भेज रहा हूँ। अरे सिर्फ बात ही तो करनी है, उसे इम्प्रेस ही तो करना है। वीर ने एक ठंडी आह भरी और सर खुजलाते हुए कहा, देखो अगस्त, तुम मुझे अभी किसी बॉर्डर पर भेज दो, मैं गोलियों के सामने खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन लड़की, वो भी मोना, मुझसे नहीं होने वाला भाई। मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ और ना ही मुझे मीठी बातें करनी आती है। कल देखेंगे ना। अगस्त का चेहरा अब गंभीर हो गया। उसने वीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरी बात समझो, मैं भी चाहता हूँ कि एमजे और नैना भाभी हमेशा साथ रहे और उसके लिए मोना का रास्ते से हटना बहुत ज़रूरी है। तुझे पता है, इस वक्त मोना का दिल बुरी तरह टूटा हुआ है। जब से उसने एमजे को भाभी के लिए बिखरते और तड़पते देखा है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसे इस वक्त एक ऐसे सहारे की ज़रूरत है जो उसे ये महसूस कराए कि वो भी स्पेशल है। देख यार, तू इतना स्मार्ट है, हैंडसम है, तेरी हाइट, ये डैशिंग पर्सनैलिटी, तुझे देखकर तो कोई पत्थर भी पिघल जाए। फिर मोना क्या चीज़ है? बस अंदर जा, उसे यह यकीन दिला कि एमजे के अलावा भी एक दुनिया है। अगस्त ने अपनी आखिरी दाव खेला, और वैसे भी वीर, तुम जो भी कर रहे हो अपनी बहन के लिए ही तो कर रहे हो। वीर ने गहरी सांस ली और चिढ़ते हुए कहा, देखो, तुम ये बार बार मेरी गुड़िया का नाम लेकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं जानता हूँ कि मैं यह सब अपनी बहन की खुशियों के लिए कर रहा हूँ, वरना उस मोना का चेहरा देखने का भी मुझे कोई शौक नहीं है। अगस्त उसे ऐसे देख रहा था जैसे सामने कोई अजीबोगरीब नमूना खड़ा हो। उसने सुना था कि वीर रघुवंशी बहुत सख्त मिजाज का है, उसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता है, लेकिन यहाँ वह एक लड़की के पास जाने से ऐसे कतरा रहा है जैसे सामने साक्षात यमराज खड़े हो। वीर सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, तू यहीं रहेगा जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊँ। तू यहाँ से टस से मस नहीं होगा। अगस्त हैरानी से पूछा, अरे भाई, मैं बाहर क्यों खड़ा रहूँ? काम तेरा है, मोर्चा तुझे संभालना है। मैं जा रहा हूँ अपनी नींद पूरी करने। वीर घबराकर कहा, नहीं नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, ताकि अगर मैं अंदर जाकर कुछ गड़बड़ कर दूँ या वो मुझ पर चिल्लाए तो मैं बाहर आकर कह सकूँ कि देखो मोना, मुझे अगस्त ने कहा था, इसलिए मैं तेरे पास आया था। मुझे बलि का बकरा बनाना है तो साथ में तुम भी बनोगे। अगस्त का मुंह खुला का खुला रह गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वीर रघुवंशी इतना शातिर और डरपोक सिर्फ लड़कियों के मामले में होगा। वो हंसते हुए कहा, बड़े खतरनाक हो यार, खुद फंसोगे तो मुझे भी साथ लेकर डूबोगे। वीर सीना तान कर कहा, बिल्कुल, जब मैं फंसूंगा तो सबको फंसाऊंगा। रघुवंशी अकेले हार नहीं मानता। ये कहते हुए वीर ने पल भर में अपना अंदाज बदल लिया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और चेहरे पर वही सख्त मिजाज लौट आया जिसके लिए वह मशहूर था। उसने एक आखिरी बार अपनी शर्ट के बटन ठीक किए, बालों पर हाथ फेरा और भारी कदमों से क्लब के अंदर दाखिल हो गया। अगस्त उसे अंदर जाते देख सिर पकड़कर मुस्कुराने लगा और मन ही मन कहा, जा बेटू जा, अब तू ही संभाल कि क्या करना है, मैं तो चला यहाँ से, मुझे अपनी जान प्यारी है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।